हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन की शुरुआत करी है। बिज़नेस कम्युनिकेशन ये वही कम्युनिकेशन है जो हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन वहाँ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और कम्युनिकेशन यहाँ तक कि आईएएस के एग्ज़ाम में भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। और हमारा फोकस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, जहाँ कम्युनिकेशन आपके लिए ऑब्जेक्टिव मोड में मिलेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन। क्यों? कारण यह है, पहली चीज़ तो अगर ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको 100 में 100 कमाने का मौका होता है। और दूसरी बात यह है कि आप कंपटीशन मोड में रहेंगे, कंपटीशन की तैयारी होती रहेगी। ठीक है बच्चों? तो उसी क्रम में हमने कम्युनिकेशन के बारे में कई चीज़ें बता दी थी, जैसे कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये सब हम आपको बता चुके हैं स्वॉट एनालिसिस पिछले वीडियोस में। अगर आप ये नहीं पाए हैं तो सबसे पहले नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को इतना बताइए कि उन्हें ये विश्वास दिलाइए, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपके लिए कॉमर्स में सबसे बेहतर सिद्ध होऊंगा। अगर आपको मुझसे कोई बेहतर देता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये हमारा आत्मविश्वास है और आप इस विश्वास के साथ आइए कि आप सबसे बेहतर जगह जुड़े हैं और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार होने वाली है। ठीक बच्चों, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। पेड क्लास की आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर अपने घर बैठे पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमें आज आपके लिए हमने लेके आया है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के सिद्धांत। आखिर ये संप्रेषण के सिद्धांत हैं क्या? बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आपके लिए, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए 5 क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे आपको। कितने? पूरे 5 नंबर आपके इस अगले 20 मिनट में मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, तो संप्रेषण के सिद्धांत, ये संप्रेषण ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था संप्रेषण ही संबंधों का आधार होता है। अगर आज हम देखें तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अगर संबंध है तो वो संप्रेषण की वजह से है। मतलब हमने ये कहा कि संप्रेषण ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। सपोज करिए आप किसी के बगल में बैठे हैं, आप उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका उससे कोई संबंध बनेगा? कतई नहीं बनेगा। तो हमने ये देखा, प्राचीन काल से ही मनुष्य संप्रेषण करता चला आ रहा है। वो हम हैं सबसे बेहतर संप्रेषण करते हैं, इसीलिए हम सबसे बेहतर हैं। ध्यान देना, धरती के सारे प्राणी वर्ग, चिड़िया कह लीजिए, पशु पक्षी मनुष्य, सबके द्वारा संप्रेषण किया जाता है। मतलब कोई ऐसा जानवर बता दीजिए जो संप्रेषण ना करता हो। सबकी आवाज़ें आती हैं। अगर एक तरीके से वो आवाज़ करना शुरू करते हैं तो उनके ग्रुप मेंबर सारे आ जाते हैं। तो मतलब वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बस हम उनकी संप्रेषण को समझ नहीं पाते हैं। तो संप्रेषण तो सबके द्वारा होता है और ये श्योर है, लेकिन उनमें हम सबसे बेहतर संप्रेषण करते हैं, इसलिए हम सबसे बेहतर हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य क्यों, सब अन्य प्राणी वर्गों में मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है, तुरंत हम कहेंगे क्योंकि हमारा संप्रेषण श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए ये मान लिया। अब इतनी बात जान लेने के बाद हमने ये जाना कि मनुष्य अपने पाश्चात, मतलब पास्ट में कह लीजिए, ठीक है, आदिकाल से ही संप्रेषण करता चला आ रहा है। जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता गया वैसे वैसे उसके संप्रेषण का भी तरीका बढ़ता गया। सबसे पहले पेड़ों पत्तों के माध्यम से संप्रेषण किया गया,
फिर उसको अक्षर का ज्ञान हुआ तो लोगों ने आपस में बातचीत करके संप्रेषण किया, फिर लेटर वगैरह की सहायता से संप्रेषण हुआ, फिर रेडियो टेलीविज़न आया, उनकी सहायता से संप्रेषण हुआ, सैटेलाइट वगैरह आ गए, उनकी सहायता से संप्रेषण हुआ। अब मुद्दा ये निकल के आया कि फिर हम आगे बढ़ गए, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के आ जाने की वजह से आज संप्रेषण इतना तेज़ हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब सच है। लेकिन क्या किसी एक संप्रेषण पर वहाँ जिस जगह का वो इंसान है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज उसको प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर रीति रिवाज, जैसे आप नमस्ते करते हो ना, कैसा ये, ठीक है, मतलब आप धीरे से अपने दोनों हथेलियों को मिलाते हो और सीने के करीब लेके आते हो, तो इसे क्या कहा जाता है? नमस्ते। ठीक है, अभी इसी को खूब तेज़ी से मिलाइए तो क्या वो नमस्ते कहा जाएगा? नहीं। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ का ये रीज़न है, कोरोना ने इसे सिखा दिया पूरे विश्व को कि हाथ ना मिलाओ, नमस्ते करो। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है, तो हमारी अपनी संस्कृति भी इस पे कारण बनती है। मतलब इस पूरे विश्व में हर एक देश के संप्रेषण में उस देश की संस्कृत सभ्यता की झलक आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। उसी के आधार पर विभिन्न संप्रेषण सिद्धांत बनाए गए। कुछ संप्रेषण सिद्धांत आज हम आपको बताते हैं और यही इतने आपको पढ़ने हैं और यही इतने बुक में दिए गए हैं। कितने संप्रेषण सिद्धांत दिए गए हैं? 7। चलिए, तो सबसे पहला संप्रेषण सिद्धांत है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट 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 संप्रेषण सिद्धांत। ठीक, हम एक एक करके बताएंगे। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत। दूसरा कम्युनिस्ट के बाद दूसरा है चाइनीज़। और सबसे जितनी ऑब्जेक्टिव बातें आएंगी आप सब एकदम क्लियर करते चलना। चाइनीज़ संप्रेषण सिद्धांत जानते रहेगा। चाइनीज़ के बाद क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत। क्रिश्चियन के बाद इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत। इस्लामिक के बाद 5वें नंबर पे आता है कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत। 6वें नंबर पे आता है लिबरल संप्रेषण सिद्धांत। लिबरल के बाद 7वें नंबर पे आता है वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। मतलब कितने आपको मिल जाएंगे? 7। आखिर ये सब हैं क्या? अब इन्हें हम बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक सन दिया गया है। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कब आया था? 1917 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1917। अगर कहीं सन पूछ लिया जाए कि कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कब आया, तो 1917 बताएंगे। ध्यान देना, पहले सबसे पहला कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत आप पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? इसमें ये कहा गया, यह संप्रेषण का अत्यंत सशक्त, कम्युनिस्ट पे हम हैं, यह संप्रेषण का अत्यंत सशक्त व पृथक सिद्धांत है। फिर से जान लीजिए, यह संप्रेषण का अत्यंत सशक्त व पृथक सिद्धांत है। पहले मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होता था, मतलब उन्हें काम करने के सही घंटे नहीं दिए जाते थे, काम करने के सही हालात नहीं दिए जाते थे, ज़्यादा काम लिया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी। तो सोवियत संघ में लेनिन आदि प्रमुख संप्रेषककर्ताओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा, हे दुनिया के मज़दूरों, तुम उठो, संगठित हो जाओ। अगर तुम एक होते हो तो तुम्हें कोई दबा नहीं पाएगा, अन्यथा तुम्हें मिटा दिया जाएगा। उनके द्वारा किया गया संप्रेषण इतना प्रभावपूर्ण था कि न सिर्फ सोवियत संघ में बल्कि भारत, चीन और अन्य सभी देशों में उनकी आवाज़ सुनी गई और मज़दूरों ने एक अपनी सशक्तता दर्शाई और उनका शोषण रुका। ठीक, तो ये किस संप्रेषण सिद्धांत को बताता है? कम्युनिस्ट विचारधारा थी, उसे ही कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कहा गया।
ठीक, तो आपसे ये पूछा जाएगा कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कब आया, तो तुरंत आप बताइएगा 1917 की सफल क्रांति के बाद। ठीक है। दूसरी बात, इसमें किसकी विचारधारा आदि शामिल थी? लेनिन की। चलो ये भी मान लिया। कहाँ ये आया? सोवियत संघ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता लेंगे। इसके द्वारा इसमें होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत क्या है, इसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का विरोध किया गया। मनुष्य, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करेगा तो यहाँ पे उसका विरोध किया गया। मतलब एक मजदूर वर्ग को उसके मालिक द्वारा शोषित नहीं किया जाएगा, काम करने के उसको अच्छे हालात मिलेंगे, काम करने के उचित घंटे मिलेंगे और उचित मजदूरी मिलेगी, उसके खिलाफ ये संप्रेषण किया गया। इसीलिए ये कहा गया, इसे कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कहा गया। और ये एक अत्यधिक सशक्त और पृथक सिद्धांत है। ठीक, और इसका आधार कहाँ रहा है? सोवियत संघ में। ठीक है, इतना बता लेंगे पक्का। सारी ऑब्जेक्टिव बातें मैंने आपको क्लियर की। फिर से जान लो बेटा, मैंने कहा किसी भी देश का संप्रेषण सिद्धांत, किसी भी देश का हो, उस देश का संप्रेषण सिद्धांत उस देश की जो संस्कृति होती है उसके आधार पर वहाँ के संप्रेषण सिद्धांत की झलक आपको मिल जाएगी। जैसे भारत में अगर आप संप्रेषण सिद्धांत की बात करिए तो भारत में क्या होगा अभी आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही चीन में क्या होगा आपको पता लग जाएगा, पाकिस्तान में क्या होगा पता लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमने ये कहा जो उस देश की पृष्ठभूमि होगी उसके आधार पर वहाँ का संप्रेषण सिद्धांत आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे चीन में है वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, खुले में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद बनी हुई है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या निकल के आती हैं, उनकी अपनी एक झलक निकल के आती है। वो अपने पे रहेंगे, कहीं बुद्धिज्म पाया जाएगा, कहीं जैनिज्म पाया जाएगा, तो उनके अनुसार सबकी जो उन पे झलक पाई जाएगी उसके अनुसार संप्रेषण सिद्धांत होंगे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? कम्युनिस्ट। ये वो संप्रेषण सिद्धांत है जो 1917 की सफल क्रांति के बाद आया। लेनिन आदि जो प्रमुख नेता लोग थे मजदूरों के पक्ष में वो उतरे और उन्होंने ये कहा, हे दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ। तो जब उनका संप्रेषण इतना प्रभावपूर्ण हुआ कि वो पूरे विश्व में सुना गया, मतलब ये कि ये संप्रेषण का अत्यंत सशक्त सिद्धांत है। ठीक है, 1917 की सफल क्रांति के बाद आया और इसमें मनुष्य का मनुष्य के खिलाफ शोषण पर इसमें जोर दिया गया कि मनुष्य मनुष्य का शोषण ना कर पाए। ठीक है, इतना आप बता लेंगे। और इसका आधार क्या रहा है? सोवियत संघ। चाइनीज संप्रेषण सिद्धांत क्या है? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपसे कहीं ये पूछ लिया जाए पूरे विश्व में कौन अपने संप्रेषण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, तुरंत आप चीन का नाम लेंगे। ठीक है, चीन अपने संप्रेषण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। भैया आजकल तो चीन के जलवे हैं, कहीं भी जाओ चीन मिलेगा। ठीक, अरे बगल में कोरोना वायरस मिलेगा, लेकिन वो तथाकथित बातें हैं, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनको डोनाल्ड ट्रंप पे छोड़ दो, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चीनी वायरस कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ संप्रेषण सिद्धांत पे आते हैं। तो चाइनीज़ संप्रेषण सिद्धांत, पूरे विश्व में चीन अपने संप्रेषण सिद्धांत के लिए जाना जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पंच सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। ठीक, पंच सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, मतलब इसमें बड़ों का आदर किया जाता है, देश रक्षा की भावना सबसे प्रमुख होगी। ठीक, देश रक्षा की भावना सबसे प्रमुख होगी। पंचशील सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये पंचशील सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। इसमें देश रक्षा की भावना प्रमुख होगी। बौद्ध के विचारों की बहुलता होगी, मतलब ये बुद्धिज्म को मानने वाले होते हैं। इनमें बौद्ध की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। अहिंसा परमो धर्मा माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बड़ों का आदर करना, सम्मान देना व सम्मान लेना, इसका प्रमुख आधार होगा। ध्यान देना बेटा, मैंने पहले ही आपको क्या क्या बताया, पूरे विश्व में चीन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ गए।
ये संप्रेषण सिद्धांत पंचशील सिद्धांतों के आधार पर आधारित है। मतलब इसमें बड़ों का सम्मान देना, सम्मान लेना, आदर प्रदर्शन भी इसमें आ जाता है, लेकिन वो तो हम यहाँ नहीं लिखते। तो बड़ों का सम्मान देना, सम्मान लेना, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देश रक्षा की भावना इसमें प्रमुख होगी। तो ये सारे सिद्धांत चाइनीज संप्रेषण सिद्धांत में जोड़ दिए जाते हैं और ये बुद्धिज्म को मानते हैं, जो अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, इनका परम स्लोगन होगा। चलिए ये मान लिया। अब आप इतना जान गए, इसमें साम्यवाद होगा, इसमें साम्यवाद होगा और बौद्ध धर्म का प्रभुत्व होगा, ठीक है। अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि साम्यवाद में कौन सा आता है, तो चीन आता है, ठीक है, चीन आता है। इसमें सरकारी सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। देश की सुरक्षा मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष गलत दिखा तो तुरंत उसको मरवा दिया जाएगा, यहाँ की ये सोच है, लेकिन देश पर आँच नहीं आने दी जाएगी, ठीक। तो वो चाइनीज संप्रेषण सिद्धांत है। पूरा जान गए। फिर से सारी ऑब्जेक्टिव बातें क्लियर कर लीजिए। चाइनीज संप्रेषण सिद्धांत वो है जो पूरे विश्व में अपने संप्रेषण के लिए जाना जाएगा, वो चीन है, ठीक। इसमें पंचशील सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया जाता है। बड़ों को सम्मान देना, सम्मान लेना, बड़ों का आदर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। देश रक्षा सर्वोपरि होगी। साम्यवाद और बौद्धिज्म के आधार पर ये कार्य करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, क्रिश्चियन। कैसे? ब्रिटेन, भाई हम जहाँ जैसे हमारे देश में क्या है, भारत में समय समय पर सब लोग आए। कभी अंग्रेज आ गए, कभी मुग़ल आ गए, कभी चंगेज़ आ गए, तो कभी पुर्तगाली आ गए। मतलब जैसे पुर्तगाली आ गए, आलू ले आए, ठीक। तो ऐसे अपने देश में सब लोग बारी बारी आते रहे, है ना, हम बड़े अच्छे हैं। तो उनकी सभ्यता या उनकी झलक आज भी हमें देखने को मिलती है। मतलब आप जहाँ कहीं जाइए, जैसे देखिए हम अभी भी जुमला बोलते हैं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ठीक। हम क्यों पढ़ें अंग्रेजी यार? नहीं पढ़ना, लेकिन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मुद्दा ये निकल के आया कि एक सभ्यता जब दूसरी सभ्यता से टकराती है, भाई जब अंग्रेज आएंगे तो यहाँ अंग्रेजी बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से टकराती है ना, अपने रामदेव को ले जाओ वहाँ, बाबा रामदेव को देखिए, फिर जलवा वहाँ का। तो मतलब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से जब टकराएगी ना, तो ये चीज़ें निकल के आएंगी कि एक का प्रभाव दूसरे पर देखने को जरूर मिलेगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, लगभग पूरे देशों पर इसने राज किया है, ठीक। ब्रिटेन पहले बहुत सक्षम था, सभी देशों पर वो राज कर बैठा। जब सभी देशों पर राज कर बैठा तो हर जगह आपको क्रिश्चियन मिल जाएंगे, ईसाई। जब ईसाई लोग ये यीशु को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, तो इनका क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत होगा, पूरे विश्व का सबसे पॉपुलर होगा। इसमें संवेदना, कोमल हृदय आदि पहलुओं पर आधारित होगा। ध्यान देना, इसमें संवेदना होगी, कोमल हृदय होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व ईश्वर के प्रति समर्पण। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी। जैसे कई संप्रेषण सिद्धांत ऐसे हैं जहां महिलाओं पे इतनी पाबंदियां हैं कि आपको घृणा हो जाएगी उस देश से, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सबको आज़ादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ईश्वर के प्रति आस्था है। और ईश्वर किसको मानते हैं? ईसा मसीह को मानते हैं। और ये क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत होगा और पूरे विश्व में होगा। और यह अधिकतर लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि अधिकांश देशों पर ब्रिटेन ने राज किया हुआ है। जब अधिकांश देशों पर ब्रिटेन ने राज किया हुआ है तो उसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। उसे क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत कहेंगे। यह कोमल हृदय, संवेदना। अब आप सोच रहे होंगे अंग्रेजों ने भारत पे कौन सा कोमल हृदय वाला काम किया था, लेकिन चीज़ें लिखी पड़ी हैं बेटा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये कोमल हृदय मतलब संवेदना और ईश्वर के प्रति आस्था के प्रति ये संप्रेषण सिद्धांत है, ठीक है। आप बता लेंगे क्रिश्चियन संप्रेषण सिद्धांत। आपने अब तक 3 जान लिए। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत किसे कहेंगे? तो कम्युनिस्ट 1917 की सफल क्रांति के बाद सोवियत संघ में आया था, ठीक है, जो एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण के खिलाफ लाया गया था। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा? चाइनीज़। पूरे विश्व में चीन अपने संप्रेषण नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर कौन सा है? क्रिश्चियन,
ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन सब ब्रिटेन की संप्रेषण प्रणाली का आधार है और ब्रिटेन ही वो है जो पूरे विश्व पे राज किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से ब्रिटेन का संप्रेषण सिद्धांत लगभग पूरे विश्व में इसकी झलक हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये मान लिया। इस्लामिक, थोड़े कठोर शब्द हैं बेटा, किताब में लिखे हैं, बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा। संप्रेषण सिद्धांत को पढ़ने के पहले आप व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं जोड़िएगा। हम किताब में लिखी बातों को बता रहे हैं, ये आपका काम है जानना। ध्यान देना बच्चों, इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत किसे कहते हैं? इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत, इसका प्रमुख आधार कुरान और हदीस है। मतलब एक इनके पवित्र ग्रंथ हैं कुरान और हदीस मुस्लिम लोगों के। तो इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत कुरान और हदीस पर आधारित है। इसमें विस्तारवाद की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि संप्रेषण ये पूरे विश्व पे आप पहुँचो, फैलो, विस्तारवाद इसका प्रमुख हथियार रहा है। मान लिया। ये कठोर और कट्टरवाद पर आधारित है। ध्यान देना, ये कठोर और कट्टरवाद पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मोहम्मद साहब को मानता है। किसको मानता है? ये मोहम्मद साहब के बनाए गए नीति नियमों को मानता है। मान लिया हमने। लेकिन इसमें पुरुष को प्रधान माना गया है और अधिकांश सारी पाबंदियां महिलाओं पर है। जैसे वो अपना चेहरा ढककर चलेंगी, बुर्का पहनकर चलेंगी। क्यों? उनके चेहरे में क्या खराबी है? लेकिन मान्यता है। ये लोग इस सिद्धांत पे हैं। गाड़ियाँ सऊदी अरब वगैरह में महिलाएं गाड़ी नहीं चलाएंगी, महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी। ये सारी पाबंदियाँ पुरुषों पर नहीं लगाई जाती, केवल और केवल किस पर लगाई जाती हैं? महिलाओं पर लगाई जाती हैं। वहाँ पुरुष को पाक माना गया है और महिला को नापाक की संज्ञा में रखा गया है। अधिकांश अत्याचार महिलाओं पर ही किए जाएंगे और इसमें धर्म या सभा गोष्ठी आदि से आप उठ नहीं सकते हो। उठना बुरा माना जाता है। लेकिन ये सिद्धांत भी अत्यंत नर्मदिल, मर्म और स्नेही है। जो इस्लामिक संदेश या इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित है वो अत्यंत ही नर्मदिल है। लेकिन जो कठोरवाद और कट्टरवाद की बात आई, ये कुछ कठमुल्लाओं शब्द इस्तेमाल किया गया है ने जो अपने अनुसार इनकी व्याख्या करनी शुरू की तो इसे अत्यंत कठोर बना दिया। ठीक, तो जो कुरान और हदीस पर आधारित है वो अत्यंत नर्मदिल है। लेकिन उसके अलावा जो आजकल एक नया इसके समकक्ष लेके आ गए हैं वो क्या है? कठोरवाद को मानता है। तो इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत किसे कहेंगे? पाकिस्तान की संप्रेषण प्रणाली का ये आधार है। इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत किसे कहेंगे? ये आपने जाना। ये वो संप्रेषण सिद्धांत है जो कुरान और हदीस पर आधारित है। ये विस्तारवाद को मानता है। ये मोहम्मद साहब के बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। ठीक है। इसमें पुरुष को प्रधान माना जाता है और अधिकांश पाबंदियां किस पर लगाई जाएंगी? महिलाओं पर लगाई जाएंगी। पाकिस्तान आदि जैसे देशों का ये आधार है। ठीक है। इसमें यहाँ तक कहा जाता है या तो आप इस्लाम को मानिए, अगर आप इस्लाम को नहीं मानते तो आप इस्लाम को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे मानो, या अगर ये नहीं मानते तो आप इस्लाम छोड़ दो, आप इस्लाम में नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो पुराना संप्रेषण इस्लामिक सिद्धांत है वो अत्यंत नर्मदिल है। लेकिन उसके आधार पर जो संप्रेषण सिद्धांत नया बना के लेके आ गए कुछ कठमुल्लाओं ने, धर्म के अनुसार इसको जोड़ दिया, व्याख्या कर दी और ये सिद्धांत अत्यंत कठोर बन गया, जिसमें 3 तलाक जैसी चीज़ें आ गई। ठीक है, हलाला आ गया। ठीक, हम इस मंच पर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते बेटा, लेकिन हम उसे गलत मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ गए। तो इस्लामिक संप्रेषण सिद्धांत आपने जान लिया। कंजर्वेटिव, सबसे कठोर संप्रेषण सिद्धांत कौन सा होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किसे कहेंगे? जिसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी जाएं, उसे कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत कहते हैं। अभी भारत में था ना, कई ऐसे मंदिर थे वहाँ महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं जाने देते? देवता रूठ जाएंगे क्या? बेटा मेरी बातें बड़ी अजीब होती हैं। मतलब ये कि मैं हर एक चीज़ को मानने वाला हूँ। जितने भी एजुकेटेड पीपुल आपको मिलेंगे इन बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा क्यों नहीं जाने देते? भाई जाने दीजिए। तो वहाँ बहुत विरोध हुआ, महिलाओं को जाने दिया गया।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ जगह पे अभी भी पाबंदियां हैं। ऐसे ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज भी अपने समाज में देखिए, कोई नीची कास्ट का व्यक्ति है वो मंदिर में ऊपर नहीं जा सकता दर्शन करने के लिए। क्यों नहीं जा सकता? पंडित जी को आप छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? ये गलत है। तो इस जगह पे चीज़ें ये निकल के आती हैं कि कुछ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, अगड़े या पिछड़े के नाम पर तरह तरह की आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। उसे ही कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत कहा जाएगा। यह अत्यंत ही कठोर संप्रेषण सिद्धांत होता है। सऊदीया वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा पालन होता है। ठीक है। कौन कौन से देश हैं? बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, चीन व पाकिस्तान कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत की बुनियाद है। ठीक है ना। मैंने कहा ना, कहाँ कहाँ? बर्मा जिसका नाम म्यांमार है, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, चीन व पाकिस्तान कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत की बुनियाद है। मतलब एक साथ कई संप्रेषण सिद्धांत की आपको झलक मिलेगी। मैंने भारत का भी उदाहरण दिया, भारत में भी कंजर्वेटिव है। क्या आप नहीं मानते हो कि आपके अड़ोस पड़ोस में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती कि जाति प्रथा के नाम पर या ऊंचे और नीच के नाम पर या कह लीजिए अमीर और गरीब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है? जरूर किया जाता है। वो कंजर्वेटिव संप्रेषण सिद्धांत है। फिर आता है लिबरल, उदार। सबसे बेस्ट आदर्श संप्रेषण सिद्धांत कौन सा होता है? लिबरल होता है। ये सारे उच्च नैतिक मूल्यों को मानता है, जैसे आदर प्रदर्शन, सम्मान, आप, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये मानता है। और इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको छूट मिलेगी। यह संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत होता है और इसमें सभी अच्छी बातों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रहित माना जाएगा, सम्मान देना, सम्मान लेना, आदर प्रदर्शन, सारी बातें इसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है। अनुशासन, सब कुछ संप्रेषण के उच्च नैतिक मूल्यों को ये मानता है। इसीलिए ये संप्रेषण सिद्धांत क्या होता है? आदर्श संप्रेषण सिद्धांत होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे मैं पूछ बैठूं सबसे कठोर संप्रेषण सिद्धांत कंजर्वेटिव और सबसे उदार संप्रेषण सिद्धांत लिबरल ठीक कंजर्वेटिव का उल्टा है। वैदिक संप्रेषण सिद्धांत किसे कहेंगे? पूरे विश्व का सबसे पुराना संप्रेषण सिद्धांत है वैदिक। आप सोच रहे होंगे इतना पढ़ लिया, भारत वाला कहाँ गया? आ गया जी। ये भारत का संप्रेषण सिद्धांत है कंजर्वेटिव वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। वैदिक संप्रेषण सिद्धांत किसे कहेंगे? यह दुनिया का सबसे पुराना संप्रेषण सिद्धांत है। ठीक। सबसे प्राचीन संप्रेषण सिद्धांत कौन सा है? वैदिक। ये गुरु और शिष्य की प्रणाली पर आधारित है। हाँ जी, वही गोविंद दियो बताए, याद आया? ठीक है। मतलब इसमें गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना गया है। चलिए, एक बात तो ये हुई। लेकिन इस सिद्धांत का आधार जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी के आधार पर इसको माना गया है। इसमें जो बड़ा होगा वो श्रेष्ठ होता है। ज्येष्ठ, जो बड़ा होगा वो श्रेष्ठ होगा, अधिकांश अधिकार उसके पास होंगे। बड़े को सबसे श्रेष्ठ माना गया। राजा को इसमें भगवान की संज्ञा दी गई है। राजा को इसमें भगवान की संज्ञा दी गई है और ये उच्च नैतिक मूल्यों पर भी आधारित है। मान लिया है। ध्यान देना, ये क्या क्या भारत में कौन सा संप्रेषण सिद्धांत है? वैदिक। पूरे विश्व का सबसे पुराना संप्रेषण सिद्धांत कौन सा है? वैदिक। गुरु और शिष्य की प्रणाली पर संप्रेषण सिद्धांत कौन सा आधारित है? वैदिक। ठीक है, ये जान लिया। इसका प्रमुख आधार क्या रहा है? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि को ही सबसे ज़्यादा माना गया। पूरे विश्व को अपनी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन इसके बाद आप आगे आ गए, ये उच्च आदर्शों को मानता है। इसमें ज्येष्ठ को माना गया है सबसे बड़ा, वही सब सर्वश्रेष्ठ होता है। राजा को भगवान के बराबर माना गया है। ये सारी चीज़ें, प्रभु और राजा में कोई अंतर नहीं होता है। ये मैंने बताया ना, इस संप्रेषण सिद्धांत का आधार है। उसे हम वैदिक संप्रेषण सिद्धांत कहेंगे। और भारत में कौन सा संप्रेषण सिद्धांत है? वैदिक है। ये गुरु और शिष्य की प्रणाली पर आधारित है, गुरु और शिष्य के संबंधों पर आधारित है। इतनी चीज़ें जान लेने के बाद प्यारे बच्चों, संप्रेषण सिद्धांत आपका पूरा हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे? लेकिन इन सारी बातों को जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, हमसे पेड क्लास लीजिए।
आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बेटा, अगर आप पेड क्लास लेते हो तो आपकी हर एक पढ़ाई आपकी शर्तों पर पूरी की जाएगी, बिल्कुल आप जैसा चाहते हो वैसा, आपके घर बैठे। ठीक, चलिए हमने कुछ क्वेश्चन उठाए। कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत कब आया? 1917 के बाद। किस पे कहा गया? ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के शोषण के खिलाफ इसमें बात की गई। कौन इसमें प्रमुख भूमिका में निभाया था? लेनिन। चलो ये सब आपने जान लिया। कहाँ था? सोवियत संघ। थाईलैंड, बर्मा, इन सब का संप्रेषण सिद्धांत का आधार कौन सा है? कंजर्वेटिव। ठीक है ना, कंजर्वेटिव। पाकिस्तान भी कंजर्वेटिव है लेकिन वहाँ पॉपुलर अब इस्लाम है, इस्लामिक है। चलो ये आपने बता दिया। लिबरल संप्रेषण सिद्धांत सबसे उदार होता है। और भारत में कौन सा संप्रेषण सिद्धांत है? वैदिक है। वैदिक संप्रेषण सिद्धांत किस पर आधारित है? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। कौन सा संप्रेषण सिद्धांत ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? ब्रिटेन का, क्रिश्चियन। ठीक है। और कौन अपने संप्रेषण नीति के लिए जाना जाता है? चीन। जब आपने ये सारी चीज़ें जान ली तो आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।